नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करेंगे दुनिया की अहम खबरों की। में इतवार को सदारती और पार्लिमानी इंतखाब होने जा रहे हैं और इंतखाबी अमल में 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इख्तिसादी इस्लाहात, पॉलिटिकल और इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड की दोबारा क़यादत हासिल करने के अज़ाइम के सबब मुल्क के बड़े तबके पर एर्दोगान और उनकी पार्टी AKP का असर पाया जाता है। लिबरल तबका इन्हीं वजहों से एर्दोगान की तनकीद करता है। इसके अलावा एर्दोगान पर आईनी इदारों को कमजोर करने का भी इल्जाम है। तुर्की में 24 जून को होने वाले सदारती व पार्लिमानी इंतखाब के लिए तशहीरी मुहिम आज खत्म हो गई। रैलियों और टीवी कैंपेन का दौर खत्म कर रहे हैं। रैलियों में इकट्ठा हुई भीड़ से पार्टियों की जीत का अंदाजा करना मुश्किल है, क्योंकि सभी की रैलियों में बड़ी तादाद में लोग लीडरान को सुनने आए। नए सियासी निजाम में दाखिल होने जा रहे तुर्की के इस इंतखाब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मजबूत सदारती निजाम के हामी तैयब एर्दोगान ने इस मामले को लेकर गुज़िश्ता साल रेफरेंडम करवाया था, जिसे मामूली अक्सरियत के साथ अवाम की हिमायत हासिल हुई थी। मुतय्यना मुद्दत से 1 साल कब्ल हो रहे इस इलेक्शन में ये अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि तुर्की में इंतखाबात आइंदा साल नवंबर में होने थे। इस निजाम के तहत तुर्की सदर की हैसियत अब रबर स्टैंप की नहीं होगी, बल्कि उसे खासे अख्तियारात हासिल होंगे। नए निजाम में पार्लियामेंट और कैबिनेट के अख्तियार में कमी वाक़ होगी। एर्दोगान के क़यादत वाले पीपुल्स अलायंस का मुकाबला नेशनल अलायंस में शामिल CHP के मुहर्रम से, साबिक वज़ीर दाखिला मेराल एक्जेनर की वतन पार्टी, कुर्दिश लीडर सलाहतीन और सादात पार्टी से है। वहीं सदारती इलेक्शन में एर्दोगान के सामने 6 उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता 16 सालों से एर्दोगान तुर्की सियासत का मरकज बने हुए हैं। सियासी तज्जियाकारों के नज़दीक मौजूदा इलेक्शन में उन्हें हराना आसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जीत की राह आसान नहीं होगी। बाज माहिरीन दूसरे राउंड की भी पेशनगोई कर रहे हैं। उनका मानना है कि 600 नुमाइंदे वाले पार्लियामेंट में AKP को वाज़े अक्सरियत मिलना मुश्किल है। इंतखाब की तशहीरी मुहिम इस दफा जितनी रैलियों के जरिए की गई, उसी तरह मीडिया का भी खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन अपोजिशन के मुताबिक स्टेट और प्राइवेट मीडिया ने बरसर इख्तिदार जमात को ज्यादा तवज्जो दी। मीडिया पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए अपोजिशन ने कहा कि सरकारी चैनल ने प्राइम टाइम में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त एर्दोगान और उनकी पार्टी की तशहीर में सर्फ किया। इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टर्की ने कहा कि एर्दोगान के करीबी हरीफ CHP उम्मीदवार मुहर्रम इनसे से मुताल्लिका खबरों को महज 52 मिनट ही दिए गए। मुखालिफिन का इल्जाम है कि हुक्मरान जमात ने सरकारी मीडिया को प्रोपेगेंडा का जरिया बना दिया है। If HDP clears the 10% threshold, that would make it more difficult for the ruling party to obtain a majority in parliament. So in that sense, power would be more diffuse within parliament, and that could also help Turkey towards a more consensus-driven politics, given that under those circumstances, the president would need to find a way to rule, to govern with a parliament that he does not control. मौजूदा इंतखाब इमरजेंसी की हालत में हो रहे हैं। वाज़ेह हो कि जुलाई 2016 में तख्ता पलटने की नाकाम कोशिश के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मौजूदा इंतखाब में कामयाब होने वाले सदर के पास अब चंद खुसूसी अख्तियारात होंगे। इनका इस्तेमाल करते हुए वो मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर सकता है। मुल्क में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी भी अब उसी की होगी। वहीं तुर्की पार्लियामेंट में अब वजीर आजम का ओहदा नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह अब नायब सदर के ओहदे की तश्कील की जाएगी। इसकी तकर्रुरी और बरतरफी का अख्तियार सदर के हाथों में होगा। के अलावा वज़रा और सीनियर अफसरान की तकर्रुरी भी सदर के दायरे अख्तियार में होगी, जबकि इससे कबल ये काम वजीर आजम के मशवरे से किया जाता था। नए निज़ाम में पार्लियामेंट और कैबिनेट की जिम्मेदारियों में काफी तखफीफ कर दी गई है। तुर्की पार्लियामेंट में पहले 550 मेंबर हुआ करते थे, जिसे बढ़ाकर अब 600 कर दिया गया है। इसी तरह पार्लियामानी इंतखाब अब 4 सालों के बजाय हर 5 सालों बाद होगा। 18 साल से उम्र के सभी तुर्की शहरी इंतखाबी अमल में शिरकत कर सकते हैं। तुर्की में इस वक्त 5 करोड़ 90 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं। मौजूदा पार्लियामेंट में AKP के 316 मेंबरान हैं, जबकि मेन अपोजिशन पार्टी CHP के पास 131 सीटें थी। ब्यूरो रिपोर्ट जी सलाम। तो आपको बता दें कि तुर्की में कल वोट डाले जाएंगे और यहाँ पर एक अगर हम बात करते हैं नए आईन
कि इंतखाब के लिए नए आइन को मंजूरी देने के लिए भी पब्लिक की मोहर, अवाम की मोहर लगाने के लिए भी इंतखाब काफ़ी अहम है। इंतखाबी अमल में 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे और इक़्तिसादी इस्लाहात के साथ साथ पॉलिटिकल इस्लाम और मुस्लिम वर्ल्ड की दोबारा क़यादत हासिल करने के अज़ाइम के सबब मुल्क के बड़े तबके पर एर्दोगान और उनकी पार्टी AKP का असर पाया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ खासतौर से आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर, यूरोपीय यूनियन, मुस्लिम वर्ल्ड और खुद तुर्की के लिए कितना अहम इलेक्शन है? देखिए, ये इलेक्शन जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम नहीं है, इसलिए कि जो पूरा का पूरा डायलॉग है यूरोपियन यूनियन का तुर्की से, ये बहुत दिनों से ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है जी। हालांकि वहां पे इंटरनल सियासत जो कैंपेन चल रही है उसमें एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये कहना बहुत ही बेजा होगा कि ये इलेक्शन पे इसका बहुत ज्यादा असरात है। उसकी वजह है कि जो मेंबरशिप का मामला है वो यूरोपियन यूनियन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसके हाथ में है, टर्की के हाथ में कुछ नहीं है। और पिछले 2-3 साल से जब से अरब वर्ल्ड में जो बहरान आया हुआ है, जो आपको याद हो इमिग्रेशन क्राइसिस है, उसके बाद जो है जो टर्की के ताल्लुकात यूरोपियन ममालिक से काफी हद तक खराब हुए हैं, जर्मनी इसमें खास करके, और जर्मनी एक बहुत ही अहम मेंबर है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके असरात होने वाले हैं यूरोपियन यूनियन की जो सियासत है जी, या टर्की जो यूरोपियन यूनियन जो मामला चल रहा है इस इलेक्शन के बाद या अभी भी फिलहाल जो चीजें हैं इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अगर एर्दोगान साहब जीत जाते हैं तो चीजें वैसी रहेंगी, अगर अपोजिशन पार्टी जीतती है तो भी चीजें जो वैसी रहेंगी। इसलिए कि यूरोपियन यूनियन ने कहीं से भी किसी भी मरहले पे इशारा नहीं दिया कि टर्की को किसी तरह से वो पूरी की पूरी मेंबरशिप देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कल होने वाला इंतखाब है, मुस्लिम ममालिक और खासतौर से मशरिक़ वस्ता के मामलात में तुर्की की मुदाखलत काफी बड़ी है। इसको देखते हुए एर्दोगान की खारजा पॉलिसी का कितना असर होगा इस इलेक्शन पर? देखिए, इलेक्शन जो है पहली बार टर्की का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन सिर्फ टर्की का नहीं है, इलेक्शन जो है एर्दोगान का है, एर्दोगान के सियासी मुस्तकबिल का है। और पिछले तकरीबन 5 साल से जो एर्दोगान का जो एंगेजमेंट रहा है अपने रीजन में और आलमी सतह पे, उसको लेके ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल और जो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट, ये 4 चीजें बहुत ही अहम हैं। उसने एर्दोगान की जो इमेज को बहुत ही एक मुस्बत तरीके से पेश किया है अरब वर्ल्ड में, लेकिन साथ साथ इस इमेज ने कहीं ना कहीं से उनका एक मनफियत भी दिखती है उसमें कि बहुत सारे अरब ममालिक को यह खतरा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्की जो है अपने पिछले दौर में जो ऑटोमनिज्म की बात कर रहा है, कहीं डोमिनेंस की बात तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने मिलिट्री और स्ट्रेटजी के जरिए इस पूरे खत्ते में एक नए तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा कर दे। एक बात और बताता चलूं मैं कि जो डेमोक्रेटिक वेव है उस टर्की में, उससे अरब वर्ल्ड को कहीं ना किसी तरीके से एक हल्का से खतरा है कि अगर वो डेमोक्रेसी अगर पूरे अरब वर्ल्ड में अगर आ गई, और बहरहाल एर्दोगान का जो फिगर है, जो उनकी पॉपुलरिटी टर्की में इसलिए है कि उन्होंने एक नए ब्रांड की एक इस्लामिक डेमोक्रेसी को बाकायदा उन्होंने वहां पर रूटीन किया है जी। तो अरब वर्ल्ड कभी ये नहीं चाहेगा कि वो डेमोक्रेटिक वेव, वो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स अरब वर्ल्ड में आए जी। लेकिन नाटो का अहम मेंबर होने के सबब रवायती तौर पर तुर्की और अमेरिका के अच्छे रिश्ते रहे हैं कुर्द मिलिशिया को लेकर, लेकिन दोनों में इख्तलाफात भी सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है, EU मेंबरशिप का मसला अभी भी पेंडिंग में है? क्या कहेंगे? EU मेंबरशिप का मुझे जहां तक मेरा ख्याल है अब वो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि EU मेंबरशिप टर्की को मुस्तकबिल करीब में मिलने जा रही है। जहां तक नेटो का मामला है, टर्की जो है एक बहुत ही पुराना मेंबर है नेटो का, तकरीबन 50-60 साल पुराना मेंबर नेटो का है, और उससे उसके जो रिश्ते अमेरिका से हैं वो रिश्ते बायलैटरल रिश्ते खराब होते हैं, कभी कुर्द के मामले को लेके, कभी टेररिज्म को लेके, कभी ISIS को लेके, कभी असद के खिलाफ जो असद का जो स्टैंड है, जो इजिप्ट को लेके स्टैंड है, इखवान को लेके स्टैंड है। लेकिन ओवरऑल जो नाटो में एक इसकी जो अहमियत है, जो उसकी मेंबरशिप है, वो उसी तरह कायम है, और मुस्तकबिल में उसको किसी तरह का कोई वो होने नहीं जा रहा है। अगर नाटो मेंबरशिप के दौरान अगर दो लोगों के बीच, दो ममालिक के बीच तल्लुकात खराब होते हैं, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उस ग्रुप में या उस फोरा में टर्की की अहमियत कहीं से कम हो रही है जी। क्योंकि टर्की जो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री पावर है नाटो में जी। इंतखाबी मुहिम के दौरान एर्दोगान पर शिद्दत पसंदी का भी बड़ा इल्जाम शद्दोमत से लगाया गया। कहा जा रहा है कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तुर्की को एर्दोगान ने बिल्कुल बदल दिया। लोकल इशू पर वोटर्स का क्या रुझान होगा, ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, सवाल ये देखिए, ये नहीं इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं, ये एर्दोगान पे इल्जाम जो है पिछले 15-16 साल से है, कोई इस्लाम पसंद है। बहरहाल अगर उनकी पिछले 15-16 साल की सियासत देखिए आप, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी डेवलप हो रही है। ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो एर्दोगान वर्सेस ऑल है। एर्दोगान की पार्टी कहीं दिख रही, उनकी पार्टी का क्या वो है मैनिफेस्टो है, सिर्फ और सिर्फ टर्की ये जानता है कि एर्दोगान साहब क्या कह रहे हैं। और जहां तक तशद्दुद पसंद की बात है, मेरे ख्याल में वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा भी है। अगर आप देखेंगे
तो मीडिया बुरी तरह डिवाइडेड है। टर्की की जो मीडिया है जो प्रो अर्दोगान है, और जो वेस्ट की जो मीडिया है वो एंटी अर्दोगान है। तो ये सारी की सारी जो इमेज बनाई जा रही है, ये मीडिया का ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बने, इसके ये कहें आप कि अंदरूनी तौर पे अर्दोगान को लेकर इस तरह की कोई इस्तेलाहात इस्तेमाल की जा रही है मीडिया में। जी, और आखिरी सवाल ये कि हिंदुस्तान के तनाजुर में तुर्की के मौजूदा इंतखाब में हमारे लिए क्या मौक़े हैं? देखिए, जहां तक अभी याद होगा पिछली बार जो अर्दोगान साहब आए थे तो वो विजिट काफी कामयाब नहीं रही थी, इसलिए कि उनकी कुछ स्टेटमेंट थे कश्मीर को लेकर जिसको हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया था। बहरहाल एक मुस्लिम ममालिक हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। एक मुस्लिम ममालिक है कि बहुत बड़ी कंट्री है, एक बड़ा ही मेजर रुकन है वो मुस्लिम खित्ते का। तो हमारे ताल्लुकात हमारी हिंदुस्तानी पॉलिसी हमेशा हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे रखना चाहते हैं। हम अभी अपनी कोई आइडियोलॉजी या कोई सियासी जो है लेक्चर नहीं देते हम। तो हमेशा ये कोशिश करेंगे चाहे कोई भी पावर में आए, चाहे अर्दोगान साहब आए, चाहे अर्दोगान की अपोजिशन फोर्सेज आए या पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो, लेकिन हमारे ताल्लुकात मुल्क से होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते हैं। ये इंडिया का हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब अपनी अहम राय रखने के लिए। तो ये थे आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। वक्त एक वक्फे का, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। फीफा आलमी कप की बात करते हैं और 9वें दिन नाइजीरिया ने आइसलैंड को हरा करके अर्जेंटीना की उम्मीद को दोबारा जिंदा कर दिया है। ग्रुप डी के इस मुकाबले में अहमद मूसा के 2 गोलों के जरिए नाइजीरिया ने आइसलैंड को शिकस्त दी। वहीं ग्रुप ई की पोजीशन भी दिलचस्प हो गई है। दूसरे लीग मुकाबले में ब्राजील ने कोस्टारिका को 2-0 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 2-1 से शिकस्त दी। दोनों टीमों के इस वक्त 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई भी टीम सेफ पोजीशन में नहीं है। कैलिनिंग्राड में अभी मुकाबला शुरू ही हुआ था कि मित्रोविच ने सर्बिया को लीड दिला दी। ग्रुप ई का यह मुकाबला सर्बिया के लिए काफी अहम था। जीत से दूसरे राउंड में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता। मित्रोविच के गोल ने स्टेडियम में मौजूद सर्बियाइयों को खुश होने का मौका दे दिया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सर्बियाई खिलाड़ियों पर सुस्ती तारी होती गई। 52वें मिनट में लंबी दूरी से लिए गए ताकतवर शॉट के जरिए जाका ने स्विस टीम को बराबरी पर ला दिया। ज़ेरदैन शकीरी का ये शॉट लीड मजबूत कर सकता था, लेकिन गेंद साइड बार से टकरा गई। यहां पेनाल्टी दी जा सकती थी सर्बिया को। ये आखिरी मौका साबित हुआ। दूसरे हाफ में जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे शकीरी ने मैच के आखिरी लम्हे में शानदार गोल कर स्विट्जरलैंड के 3 पॉइंट पक्के कर दिए। शकीरी और जाका दोनों ने गोल का जश्न अल्बानिया के कौमी परचम पर बने ईगल की शक्ल बनाकर मनाया। वाज़ेह हो कि 90 की दहाई में कोसोवो में आबाद अल्बानियाई नजाब लोगों पर सर्बिया ने हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में 2008 में कोसोवो का क़याम हुआ। आखिरी लीग मुकाबले में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोस्टारिका से, जबकि सर्बिया का मुकाबला ब्राजील से होगा। वोल्गोग्राद में नाइजीरिया के लिए अहमद मूसा जीत के हीरो साबित हुए। पहले हाफ में नाइजीरियाई खिलाड़ी मुखालिफ पोस्ट पर एक भी हमला नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अहमद मूसा ने शानदार वाली के जरिए गोल कर दिया। अहमद मूसा ने एक गोल पर ही इक्तफा नहीं किया। मैच खत्म होने से 15 मिनट कबल इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेसेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले मूसा ने जबरदस्त स्किल का मुजाहरा किया। मूसा के इस गोल ने सुपर ईगल को 2-0 की सबकत दिला दी। पहले मुकाबले में अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को बराबरी पर रोकने वाले आइसलैंड को आखिरी लम्हे में लीड कम करने का मौका मिला, लेकिन गाइल्फी पेनाल्टी को गोल पोस्ट से ऊपर मार बैठे। नाइजीरिया का आखिरी लीग मुकाबला अर्जेंटीना से, जबकि आइसलैंड का क्रोएशिया से होगा। सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रुप ई का यह मुकाबला ब्राजील और कोस्टारिका के दरमियान खेला गया। 5 दफा की चैंपियन ब्राजील के लिए इस मैच से 3 पॉइंट हासिल करना बेहद जरूरी था, लेकिन इसके लिए स्टॉपेज टाइम तक इंतजार करना पड़ा। स्विस टीम के खिलाफ ऑफ कलर रहे नेमार इस मैच में ज्यादा फिट नजर आए। 78वें मिनट में साल्काओ ने पेनाल्टी का मुतालबा किया, लेकिन VAR ने अपील मुस्तरद कर दी।
मैच का पहला गोल इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया गया। बार्सिलोना से खेलने वाले काउंटियो ने मौके का फायदा उठाकर अहम गोल किया। 6 मिनट बाद ही नेमार ने जीत को यकीनी बना दिया। दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी नेमार ने क्रॉस को सही सिमत दिखाकर ब्राजील को 2-0 से जीत दिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर विक्टर अमलराज साहब, जो कि साबिक फुटबॉलर हैं, और उनसे बात करेंगे। सर, ग्रुप ई की पोजीशन तो काफी दिलचस्प हो गई है और सभी के पास मौका है जीत के बावजूद ब्राजील बहुत इंप्रेसिव नहीं दिखाई दिया। जी, कल उन लोग जो कोस्टारिका से 2 गोल जो मारे हैं, 2 गोल जो स्कोर करे हैं, इट्स रियली वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्राजील फर्स्ट टाइम सेकंड हाफ फुल डोमिनेट कर रहे अगेंस्ट कोस्टारिका। तो 2 मैच पहले अपना कॉन्टिनो साहब गोल करे, उसके बाद नेमार गोल करे, कि कल बता दिया ब्राजील के वही दे आर 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। जी विक्टर अमलराज साहब, नाइजीरिया और अर्जेंटीना, क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर? चांसेस है अभी भी अर्जेंटीना के पास? अर्जेंटीना तो क्या है, अर्जेंटीना तो जो तो अभी तो पूरा डॉलरम में है। सोचा नहीं कि इतना बड़ा टीम है ना कि कंप्लीट फ्लॉप होगा। उनका अर्जेंटीना का प्रॉब्लम है मिडफील्ड और न्यू प्लेयर्स। मैं देखा मैचेस में पूरा हैंग प्लेयर्स है मैचेस में। नाइजीरिया में तो अभी एक बेहतरीन प्लेयर अहमद मूसा करके 2 गोल मारे उन्होंने भी बहुत बड़ा प्लेयर है कि ये मैच बहुत ये होगा, क्या टफ मैच होगा। मगर अर्जेंटीना तो उनका जो प्रेस्टीज इशू भी खेलना पड़ता नाइजीरिया में। जी जी, शुक्रिया विक्टर अमलराज साहब, हमसे बात करने के लिए। हैदराबाद से आप फोन लाइन पर जुड़े थे, साबिक फुटबॉलर। और अगर हम इतवार की बात करें तो इतवार को आलमी कप में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला इंग्लैंड और पनामा के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप जी का ये मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे से शुरू होगा और कल का सबसे अहम मैच एकटेरिनबर्ग में खेला जाएगा। इस मुकाबले में एशियाई पावर हाउस जापान और अफ्रीकी लायन सेनेगल की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 8:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच की फातेह टीम का सेकेंड राउंड में पहुंचना यकीनी हो जाएगा। इसी ग्रुप में पोलैंड और कोलंबिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। कजान एरिना में ये मुकाबला देर रात 11:30 बजे से शुरू होगा। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। यमन में जारी जंग से अल होदिदा बंदरगाह भी मुतासिर हो सकता है और बहर अहमर पर वाक़े अल होदिदा बंदरगाह पर इस वक्त हौसियों का कब्जा है और हौसियों के लिए पोर्ट लाइफ लाइन है। बाहर से आने वाली सारी इमदाद इसी पोर्ट पर उतरती है। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई भी इसी रास्ते से हो रही है। फिलहाल पोर्ट पर मामूल के मुताबिक काम हो रहे हैं और इत्तेहादी फौज ने इसे नुकसान न पहुंचाने की भी बात कही है, लेकिन अस्करी लिहाज से अहम अल होदिदा बंदरगाह कब तक महफूज रहता है किसी को नहीं पता। रेड सी पोर्ट कॉरपोरेशन के नायब डायरेक्टर यहिया अब्बास ने कहा कि अगर पोर्ट को नुकसान पहुंचा तो यमन के लिए दोहरा नुकसान साबित होगा। वाज़ेह हो कि जहाज़ों की आमदोरफ्त कम होने के सबब इलाके के लोगों का रोजगार पहले ही खत्म हो चुका है। इधर शाम की जंग में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई असलहों का इंतजाम दहशतगर्दों ने किया था और इसके लिए जरूरी साजो सामान मगरबी यूरोप के ममालिक में तैयार किया गया था। यह दावा है वजारत खारजा की तर्जमान मारिया जखारोवा का। मॉस्को में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर हुई तफ्तीश की रिपोर्ट फिलहाल मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसे मगरबी यूरोपीय मुल्कों में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि डोमा में पाए गए असलहे बज़ाहिर इब्तदाई नौइयत के दिखते हैं, लेकिन इसे माहिरीन के जरिए बनाया गया था की जांच हो रही है। इसका किस गिरोह से इस्तेमाल किया था यह भी देखा जा रहा है। रूस का यह भी इल्जाम है कि मामले की जांच में प्रोफेशनल तरीकाकार अख्तियार नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की क़यादत में मगरबी और अरब ममालिक ने असद हामी फौज पर जंग के दौरान महलिक कीमियाई गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इल्जाम की जांच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कर रही है और इस मामले में शाम की हिमायत रूस कर रहा है। इदलीब में दोबारा जंग के आसार पैदा होने लगे हैं। खासतौर से मुख्तलिफ अवकात में हुए सिलसिलेवार धमाके में 10 अफराद के हलाक होने की बात सामने आ रही है। सिविल डिफेंस ग्रुप की जानिब से धमाके का वीडियो सोशल
साइट पर अपलोड किया गया है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें गुज़िश्ता जुमेरात की हैं और तस्वीरों में जख्मियों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह हो कि शुमाल मगरबी इदलिब के घनी आबादी वाले इलाकों में अभी भी असद मुखालिफ ग्रुप सरगर्म है। यमन में जारी जंग के सबब खाने पीने की अशिया की कमी के साथ ही अब मोहलिक बीमारियों के फैलने का भी खदशा बढ़ता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है। अल हुदैदा में इमदादी कामों में लगे यूएन एहलकारों का कहना है कि शहर में कॉलरा का मर्ज फैलने के इम्कान बढ़ गए हैं। 2016 से लेकर अब तक खासतौर से यमन में कॉलरा के 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। साहिली इलाका होने की वजह से भी यूएन एहलकार खासे फिक्रमंद हैं। A top concern right now is cholera. It wouldn't take much to start an outbreak again if the water system in just one neighborhood breaks down, and if nothing can be done to immediately address the situation because of hostilities, cholera could spread with lightning speed. इधर सियासी तज्जियाकार और मुबस्सरीन का मानना है कि शाम में क़याम अमन की खातिर हुकूमत हामी और मुखालफीन के दरमियान मुफाहमत हो जाएगी। हालांकि जनूबी इलाके में हुकूमती फौज की सरगर्मियों को लेकर अमेरिका बराबर शाम और रूस के खिलाफ बयान देता रहा है। एक दिन कबल ही निकी हेली ने बयान जारी करके शाम की हालत के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन माहिरीन का कहना है कि जनूबी इलाके अमेरिका के लिए ज्यादा अहम नहीं है। It's not strategically important area for US and for the international committee that is existing in the Syrian crisis. So this is why I think that they will arrive to an agreement at the end. But of course we'll continue hearing tough statements in trying to get as more as they could from the negotiations with. इधर आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बरामदात करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने तेल की पैदावार बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। वियना में मुनक्किद मीटिंग के दौरान मेंबरान के दरमियान यौमिया 1 मिलियन बैरल तेल पैदा करने पर मुफाहमत हो गई है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा वक्त में कुछ ममालिक ज्यादा तेल निकालने के से कासिर हैं, जबकि कुछ पर आलमी ताकतों ने पाबंदी लगा रखी है। मीटिंग के दौरान ईरान और वेनेजुएला ने अमेरिका की जानिब से ऑयल सप्लाई में इजाफे की मांग को मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। The group is concerned on the overall rather than individually, and I think this is quite achievement. You don't see this usually in organizations. Everyone is looking at his own interest. I think the fact that collectively this group have reached to this conclusion is a testimony that OPEC is caring about the market stability. और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि मुहाजिरीन के मसले पर यूरोपीय यूनियन से फिलहाल ज्यादा तवक्कात वाबस्ता न करें। बैरूत में लबनानी वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मार्केल ने उन्हें कहा कि इतवार को होने वाली मीटिंग में किसी खास पेशरफ्त की उम्मीद नहीं की जाना चाहिए। वाज़ेह है कि 28-29 जून को इस मसले पर EU की अहम इजलास होने वाली है, लेकिन हंगामी हालात में बुलाई गई कल की मीटिंग में बाहमी इख्तलाफात को कम करने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग में कुछ मेंबरान ही शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुहाजिरीन को पनाह देने की पॉलिसी से मार्केल के इत्तेहादी नाराज हैं, जबकि दूसरे यूरोपीय ममालिक इस बोझ को उठाना नहीं चाहते। और सदियों पुराने इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े को हल करने का जिम्मा इन दिनों व्हाइट हाउस के मुशीर और अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनेर और सफीर बराए मशरिक़ वस्ता जेसन ग्रीनबेल्ट ने संभाल रखा है। ट्रंप इंतजामिया ने तारीखी और मजहबी नवैयत के इस तनाज़े को हल करने के लिए जेरेड कुशनर को मुकर्रर किया है। ग्रीनबेल्ट इस काम में उनकी मदद कर रही है और इस हवाले से दोनों इस वक्त इलाके के दौरे पर हैं और अब तक मिस्र, उर्दन, कतर, अमान और सऊदी अरब के लीडरान से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अरब लीडरान से मुलाकात के बाद यरूशलेम में उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद कुशनर कौन सी तजवीज़ पेश करते हैं सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन तजावीज़ को जल्दी मंजर आम पर लाया जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।